और इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश के अंदर तानाशाही लाने की दिशा में उठाए गए कदम है, ताकि लोग विपक्ष के बारे में सोचना बंद कर दें। और इसलिए ये कोशिश खतरनाक है। ये कोशिश सिर्फ एक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है, और उस इन्विटेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी नहीं है, उस इन्विटेशन में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, तो फिर वहां पे कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी अगर कोई होती है तो लोकसभा में वो कुर्सी नेता विपक्ष की होती है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री है तो विपक्ष की जरूरत क्या है? इसीलिए मैंने शशि थरूर से आज ट्विटर पे सवाल पूछा, क्या आप नेता विपक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में राजकीय भोज में न बुलाए जाने को आप अप्रूव करते हैं? वो अपने तरीके का विपक्ष चाहती है, ये उसी तरीके का विपक्ष चाहती है जैसे कि बहस इस देश के अंदर शुरू करने की कोशिश की गई, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। मैं तो हतप्रभ हूं। उनसे अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बोला ये हमारे नेता में विपक्ष में है, ये विपक्ष के नेता है, विपक्ष नहीं, नेता विपक्ष के नेता है, और एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि दुनिया देख रही है इस बात। तो पुतिन पर इसका असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। तो जहां तक प्रधानमंत्री जी के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चेतना का प्रश्न है, तो इस पर तो मैं करीब कई घंटे बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, लोकतंत्र की कितनी भी कस्में खाएं, संविधान की कितनी भी कस्में खाएं, बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी भी कस्में खाएं, वो अपने, और ये परेशानी आने वाले दिनों में लगातार पैदा करेंगी। जब लोकतंत्र की मेज पर विदेशी मेहमान बैठे हों और देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बाहर खड़ा रह जाए, बुलाया ही ना जाए, तब सवाल सिर्फ प्रोटोकॉल का नहीं होता, लोकतंत्र की सेहत का होता है। आज चर्चा एक ऐसी घटना पर जिसने भारत की राजनीति में नई बहस खड़ी कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्टेट डिनर में आते हैं, पीएम मोदी स्वागत करते हैं, लेकिन विपक्ष के दो बड़े चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी इनवाइट लिस्ट में नहीं होते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलावा मिल जाता है और यहीं से शुरू होती है राजनीति की नई पहेली। क्या यह शिष्टाचार का उल्लंघन है या विपक्ष में फूट डालने की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि भारत में परंपरा रही है ये कि स्टेट विजिट हो तो विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज तक को यूपीए सरकार में बुलाकर सम्मान दिया गया, और अटल बिहारी सरकार में भी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, शरद पवार जैसे नेता शामिल होते रहते थे। मकसद साफ था, भारत की डेमोक्रेटिक इमेज, विपक्ष का सम्मान और पूरे देश का जो रिप्रेजेंटेशन था उसे दिखाना। लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को क्यों तोड़ रही है? क्या ये लोकतांत्रिक नियमों से दूरी है या राजनीतिक असुरक्षा, जो राहुल गांधी कहते हैं इनसिक्योरिटी, या फिर एक ऐसे इंडिया की तस्वीर जो सिर्फ सत्ता की आवाज दिखाना चाहता है? राहुल कहते हैं कि हम भी भारत की आवाज हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। विपक्ष इसे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का उल्लंघन बता रहा है, पर सवाल बड़े यही हैं, मोदी सरकार इस परंपरा को क्यों तोड़ रही है? क्या वो भारत की मजबूत डेमोक्रेसी की छवि नहीं बनाना चाहती है? विपक्ष को सम्मान ना देकर क्या भारत की दूसरी छवि बन रही है जिसे मोदी चाहते हैं? क्या विपक्ष को ना बुलाना केवल इनसिक्योरिटी की वजह से है, या उन्हें लगता है कहीं उनकी पोल ना खुल जाए और अंत में कैसे भारत को नुकसान होगा या फायदा? आज इसी संवेदनशील विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, परंपरा फिर से मोदी सरकार ने तोड़ी है, राहुल गांधी भी बोले और शशि थरूर को बुलाया गया केवल। देखिए अंकुर, ये सिर्फ परंपरा तोड़ने का प्रश्न नहीं है, ये दरअसल लोकतंत्र को अंदर से कमजोर करने की कोशिश है। क्योंकि अगर विपक्ष है तो लोकतंत्र है, और अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, किसी राजतंत्र में विपक्ष नहीं होता, किसी सामंतवाद में विपक्ष नहीं होता, किसी अधिनायकवादी सत्ता तंत्र में विपक्ष नहीं होता, किसी तानाशाही तंत्र में विपक्ष नहीं होता, किसी टोटलिटेरियन रिजीम में विपक्ष नहीं होता। विपक्ष होता है तो सिर्फ लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए ये जो कोशिश लगातार मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से कि विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश, विपक्ष के नेता को डराने की कोशिश,
उनको एक तरीके से अंदर से तोड़ने की कोशिश, उनकी छवि को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश, और अब राष्ट्रपति के भोज में विपक्ष के दोनों नेताओं का न बुलाना दरअसल उसी परंपरा का एक विस्तार है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश के अंदर तानाशाही लाने की दिशा में उठाए गए कदम है। मैं बहुत गंभीरता से इसको ये दरअसल कोशिश है कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए विपक्षी नेताओं को इस कदर आप डिस्क्रेडिट करिए, उनका किसी भी तरीके से लोकतंत्र में स्टेक को खत्म करिए, ताकि लोग विपक्ष के बारे में सोचना बंद कर दे और उनके बारे में बात करना बंद कर दे, उनके बारे में विमर्श, मुबाहिसा और बहस खत्म हो जाए। यह कोशिश है और इसलिए यह कोशिश खतरनाक है। यह कोशिश सिर्फ एक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है कि पुतिन आए, उनको राजकीय भोज दिया गया, राष्ट्रपति भवन की तरफ से इनविटेशन गए और उस इनविटेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी नहीं है, उस इनविटेशन में राज्यसभा में लीडर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, तो फिर वहां पे कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जब सत्ता पक्ष के बाद, प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी अगर कोई होती है तो लोकसभा में वो कुर्सी नेता विपक्ष की होती है। नेता विपक्ष ही इस बात को इंश्योर करते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री है तो विपक्ष की जरूरत क्या है? नेता विपक्ष की जरूरत क्या है? सरकार तो तब भी चलेगी। नेता विपक्ष की जरूरत इसलिए है, विपक्ष की जरूरत लोकतंत्र के अंदर इसलिए है क्योंकि किसी भी तरीके की सरकार हो, कैसी भी सत्ता हो, दरअसल वो सत्ता अपने आप में निरंकुश हो जाती है अगर उसके ऊपर विपक्ष का अंकुश ना हो, अगर विपक्ष उनसे सवाल न पूछे, अगर विपक्ष उनकी जवाबदेही को तय न करे। तो अगर आप विपक्ष को पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र के प्रति आपके मन में किसी तरीके की कोई आस्था नहीं है। इसलिए इसे परंपरा तोड़ने का प्रश्न नहीं है। इसीलिए मैंने शशि थरूर से आज ट्विटर पे सवाल पूछा, क्या आप नेता विपक्ष को लोकसभा और राज्यसभा में राजकीय भोज में न बुलाए जाने को आप अप्रूव करते हैं? यह प्रश्न तो शशि थरूर से भी पूछा जाना चाहिए कि वो कहते हैं मैं स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन हूं इसलिए मुझे बुलाया गया। तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन से ज्यादा बड़ा पद नेता विपक्ष का होता है। नेता विपक्ष को नहीं बुलाएगा और स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन को बुलाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार विपक्ष को भी पिक एंड चूज करना चाहती है। वो अपने तरीके का विपक्ष चाहती है, या उसी तरीके का विपक्ष चाहती है जैसे कि उनकी अपनी पार्टी है, यानी जैसे उनकी पार्टी उनके कहने पर उठती बैठती है, उनके कहने पर चलती फिरती है, उनके कहने पर हंसती बोलती है, उसी तरीके का विपक्ष होना चाहिए। यानी वो विपक्ष भी अपने हिसाब से बनाना चाहिए। महज इत्तेफाक की बात नहीं है कि जब 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक बहस इस देश के अंदर शुरू करने की कोशिश की गई, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। मैं तो हतप्रभ था कि एक सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई है वो विपक्ष मुक्त भारत की बात कर कैसे सकती है? इसका मतलब है विपक्ष मुक्त भारत की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको लोकतंत्र में किसी तरीके का यकीन नहीं है। और लोकतंत्र अगर जिंदा है तो विपक्ष की वजह से जिंदा है। लोकतंत्र कभी भी सरकार की वजह से जिंदा नहीं होता। सरकारों में हमेशा निरंकुश होने की प्रवृत्ति होती है और इसीलिए राजतंत्र से सत्ता सरकारें बनते बनते आज लोकतंत्र की तरफ आई है, क्योंकि राजा निरंकुश होता था, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं होता था। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति वाकई में सोचने वाली बात है, चिंताजनक बात है। और इस देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर राजकीय भोज में नेता विपक्ष को नहीं बुलाया जाता है तो इसके अर्थ क्या है, इसका संदर्भ क्या है। तो सर, पीएम मोदी जब मुद्दा उठता है कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं तो संविधान को माथा टेकते हैं, और जो पहली बार संसद में आते हैं तब भी माथा टेकते हैं, और संविधान का और बाबा साहेब आम्बेडकर का बड़ा आयोजन भी करते हैं, संसद में भी परिसर में बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लोकतंत्र की बहुत आवाज उठाते हैं, कहीं भी जाए तो महात्मा गांधी की का जिक्र भी करते हैं। तो लोकतंत्र की तो सारी बातें करते हैं और उसके बीच में ये ऐसे चीज भी करते हैं। तो आपको लगता है कि उनके कहने और करने में ये अंतर उन्हें दिखता कि जो विदेशों में भी दिख रहा होगा? देखिए, लोकतंत्र में आस्था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को थी। उस वक्त आपको याद होगा कि एक बड़े
राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, मैं उनका नाम भूल रहा, शायद सोवियत यूनियन से ही थे, वो आए, उनसे अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बोला ये हमारे नेता में विपक्ष में है, ये विपक्ष के नेता है, विपक्ष नहीं, नेता विपक्ष के नेता है, और एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी का को सम्मानित किया और दुनिया को बताने की कोशिश की कि भारत के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र नाम के का जो रथ है उसको खींचते हैं। आपको याद होगा राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उनको पता चला कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उनको बाकायदा यूएन के डेलीगेशन में रखा गया और सरकार के खर्चे पे उनको उनका इलाज न्यूयॉर्क में कराया गया। और यह बात राजीव गांधी ने कभी पब्लिक नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी पब्लिक नहीं किया। जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आज मैं इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करूंगा तो मैं खुद को शायद माफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया था उस वक्त। यह भारत के अंदर लोकतंत्र की स्वच्छ परंपरा थी। आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष में थी, उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर तीखे हमले किए, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। ये जब उन्हें शेयर करके उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर तीखी टिप्पणी की, तब मनमोहन सिंह ने शेर से उसका जवाब दिया था। मनमोहन सिंह ने जो जवाब दिया वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत जवाब था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, वो मैं शेर इस वक्त मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, बोला माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और उसके बाद सुषमा स्वराज भी बेसाख्ता हंस पड़ी थी, पूरा विपक्ष हंस पड़ा था और मनमोहन सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान सी आई थी। यह होता है स्वस्थ लोकतंत्र, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों भारतीय लोकतंत्र रूपी रथ के वो घोड़े हैं जिनके बगैर ये रथ चल ही नहीं सकता। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान ये सोचता है कि वो अकेले इस लोकतंत्र रूपी रथ को खींच लेंगे, जिसमें नेता विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, जिसमें राज्यसभा के नेता विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, विपक्ष को हम लगातार डिस्क्रेडिट करते जाएंगे, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो इस लोकतंत्र रूपी रथ को खींचने में किसी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो एक ही रथ हो सकता है, वो या तो राजतंत्र हो सकता है, या तानाशाही हो सकती है, या फिर अधिनायकवाद हो सकता है। तो ये सारी और फिर मैं बताऊं कि जब 26/11 में जब संसद के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त सोनिया गांधी संसद में नहीं थी। उन्होंने जो पहला फोन किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था और फोन करके पूछा था आप सुरक्षित तो हैं। ये चिंताएं थी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच में बहुत नोकझोंक होती थी, बहुत ज्यादा नोकझोंक होती थी। और अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी तनमना जाते थे जब सोनिया गांधी उन पर कोई हमले करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि सोनिया गांधी का राजनीति में अनुभव क्या है। मेरा तो 50 साल का राजनीति का अनुभव है, मैं उस संसदीय परंपरा से निकल कर आया हूं, मैं उस आग से तप कर निकला हूं। सोनिया गांधी तो एक राजीव गांधी की पत्नी थी, इस वजह से सत्ता के अंदर आई, तो वो एक उनको अपस्टार्ट मानते थे। लेकिन दोनों के प्रति सम्मान था एक दूसरे को, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे, बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र में संस्थाओं का सम्मान किया जाता है। वो नेता विपक्ष थी और फिर भी सरकार एक मानवीय शिष्टाचार होता है, एक मानवीय शिष्टाचार होता है। आप राहुल गांधी से को पसंद करें ना पसंद करें, हेट करें, लेकिन ये तो मानवीय शिष्टाचार है कि आप नेता विपक्ष को नहीं बुला रहे। और राहुल गांधी ने कहा कि पुतिन से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मना कर दिया गया है। जबकि पहले यह परंपरा होती थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आते थे वो नेता विपक्ष से मिलते थे, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते थे। जब राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वहां की एम्बेसीज उनको सपोर्ट नहीं करती है। आप क्या उदाहरण इस देश के सामने रखना चाहते हैं? कल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो सकती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि लिख के आई कि वो आजीवन इस देश के अंदर सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। राजनाथ सिंह खुद संसद में कह चुके हैं ये, बिल्कुल, कभी कोई सत्ता में नहीं रहता लंबे समय तक। तो कल अगर इनके साथ यही व्यवहार होगा तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद पहलू है, बहुत ही दुखद प्रकरण है और ये सब नहीं होना चाहिए था। और इसलिए हमको मुझे कम से कम इस बात की चिंता होती है कि ये सारी प्रवृत्तियां इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की, खत्म करने की और उसको एक अधिनायकवादी व्यवस्था में परिवर्तित करने की कोशिश के तौर पर है। मैं फिर दोहरा देता हूं, विपक्ष
अगर है तो लोकतंत्र है, और अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। अगर विपक्ष का सम्मान नहीं है तो फिर ये लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, ये लोकतंत्र का असम्मान और बेइज्जती है। पर्सनल डिफरेंसेस कितने भी हो, एक दूसरे के प्रति कितनी भी नफरत हो, लेकिन प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा विपक्ष को करनी चाहिए, और विपक्ष के सम्मान की रक्षा प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, चाहे भले ही वो एक दूसरे को देखना पसंद ना करें। आखिरी सवाल में एक दो बातें हैं कि जो मैंने पहला सवाल जो आपसे पूछा उसी में थोड़ा हेरफेर करके पीएम मोदी दिखाना चाहते हैं कि वो लोकतांत्रिक परंपरा के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं, बहुत मानते हैं लोकतंत्र को, और इसीलिए वो संविधान और बाकी चीजें अम्बेडकर साहब को बहुत ज्यादा बयानों में, अपने भाषणों में बहुत सम्मान देने की बात भी करते हैं। लेकिन इस बीच अगर वो लोकतंत्र को मानते हैं और वो दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए वो नहीं करना चाहते, वो तानाशाही लाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये दिखा है कि वो लोकतंत्र के एक दिखना चाहते हैं बहुत मजबूत स्तंभ कि मैं लोकतंत्र को बचा रहा हूं, तो विपक्ष को मिलाने से उन्हें दिक्कत क्या थी? ठीक है, एक और सिंबॉलिक हो जाता। क्या उन्हें ये डर था कि कहीं कोई डर क्या है वो उसका कि इनसिक्योरिटी जो राहुल गांधी ने कहा, कहीं कोई पोल ना खुल जाए? और आखिर इसी में सवाल ये कि इससे भारत की छवि कैसी बनेगी? देखिए, इससे भारत की छवि तो निश्चित तौर पर अच्छी नहीं होगी। इससे तो भारत की छवि कभी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया देख रही है इस बात को। दुनिया इस बात को देख रही है। क्या भारत रूस होना चाहता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन होना चाहते हैं? क्या रूस के अंदर लोकतंत्र है? चुनाव होते हैं, 90% से ज्यादा वोट मिलते हैं। वहां के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, जो उनका विरोध करते हैं, अचानक जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, और यह आरोप लगता है कि दरअसल उनको जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया गया था। भारत में तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है अभी। मुझे नहीं मालूम, आने वाले सालों के अंदर वैसी स्थिति हो जाए तो बात अलग है। तो पुतिन पर इसका असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में जो भारत के लोकतंत्र को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते थे, उनके सामने एक मॉडल के तौर पर होता था, वहां क्या संदेश जाता है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चेतना का प्रश्न है, तो इस पर तो मैं करीब कई घंटे बोल सकता हूं। लेकिन ये उनकी स्वभावजन्य कमजोरी भी है, और ये उनकी विचारधारा की भी दिक्कत है। आरएसएस की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहें, लोकतंत्र की कितनी भी कस्में खाएं, संविधान की कितनी भी कस्में खाएं, बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी भी कस्में खाएं, वो अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है। आप देख लीजिए उनकी पार्टी पर किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से सारे फैसले सिर्फ एक आदमी कर रहे हैं, संसद के अंदर किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए ये सारी स्थितियां बहुत ही चिंताजनक स्थितियां हैं, और ये परेशानी आने वाले दिनों में लगातार पैदा करेंगी। और भारत के लोकतंत्र पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान है, जो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर पूरी दुनिया में जाता है, उसको ये धीरे धीरे कम करता जा रहा है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझनी चाहिए, ये बात आरएसएस को भी समझनी चाहिए। कम से कम मैं प्रधानमंत्री जी को मोहन भागवत का वो बयान याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो प्रतिपक्ष होता है। चुनाव 2024 के चुनाव के बाद अगर विपक्ष प्रतिपक्ष है तो उसका सम्मान उसी तरीके से होना चाहिए था। तो ये कथनी और करनी में फर्क क्यों है? बिल्कुल, तो यहीं पर अब शो को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, अगले शो में फिर आएंगे। लेकिन बात वही है कि कथनी और करनी में फर्क क्यों है, और आशुतोष सर ने जो कहा उसी में उसका जवाब भी है कि उनका स्वभाव लोकतांत्रिक नहीं है, दिखावा कुछ भी करें। और तो धीरे धीरे ऐसी चीजें करके, जो शुरुआत में बात हुई कि तानाशाही की तरफ उठाया हुआ पहला कदम बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं कि दुनिया, भारत देश में आगे क्या होता है, कैसे इस पर और रिएक्शन आते हैं, या और अगला कदम मोदी का क्या होता है विपक्ष को और कमजोर करने के लिए। और आखिर में जो आशुतोष सर ने बात कही कि विपक्ष भी अपने तरीके का चाहते हैं, किसी ऐसे लीडर को बुलाना जैसे अपनी पार्टी चला रहे हैं वैसा ही विपक्ष चाहिए। तो अब ये भी एक लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर आपने चर्चा अगर सुन ली, अभी तक ये सुन रहे हैं, तो आपने सारी बातें सुनी ली होंगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.